स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑप्टिकल पाथ और लैटरल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था। ऑप्टिकल पाथ किसी दिए गए समय में लाइट के द्वारा मीडियम में जितना दिया गया डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी के रिस्पेक्ट में वही टाइम में लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। ये जो ऑप्टिकल पाथ है वह किसी मीडियम में लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया ज्योमेट्रिकल पाथ से हमेशा अधिक होता है। ये कब होगा अधिक? जब लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से अधिक हो, मतलब 1 से अधिक हो। अगर वह 1 के बराबर होता है तो ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कल हमने ये भी देखा था कि लाइट अगर अलग अलग मीडियम से ट्रेवल करके फिर पुनः अपने माध्यम में वापस लौटता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होता है, अर्थात आपतित कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होता है यदि वह अलग अलग माध्यमों से ट्रेवल करके पुनः अपने वास्तविक माध्यम जो इनिशियल जो मीडियम था उस मीडियम में आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपेरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है। एपेरेंट डेप्थ क्या होता है? तो आप देखते हैं बाल्टी में अगर पानी डाला गया या फिर ग्लास में पानी डाला गया है और अगर उसको वर्टिकल देख रहे हैं तो आपको वह पानी जो है ऊपर दिखाई देता है। पानी का जो तली होता है, जो बेस होता है, वह आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यही केस अगर आप उसी पानी में आप पेंसिल भी डालते हैं तो पेंसिल जो है अगर तिरछे देखते हैं तो पेंसिल जो है वह अपने पोजीशन से अलग हटा हुआ दिखाई देता है। उसी तरीके से यदि पानी के अंदर आप स्थित हैं और पानी के अंदर स्थित होकर पानी के बाहर कोई वस्तु को देखते हैं तो उसका आकार वास्तविक आकार से कुछ बड़ा दिखाई देता है। ये सब किसके कारण होता है? ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जैसे बाढ़ के दिनों में बहुत से लड़के जो हैं वो फिशिंग का शौक रखते हैं और जाते हैं मछली पकड़ने। अगल बगल पानी अगर जमा हुआ होता है तो पानी पकड़ने जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं तो ऊपर जो है मछली दिखाई देता है, लगता है कि एकदम तली पर ही, मतलब सरफेस पे ही है। और जैसे ही आप हाथ लगाते हैं आपके हाथ के नीचे से वो निकल के चला जाता है, मतलब आप एग्जैक्ट लोकेशन उसका पता नहीं कर पाते। आपको लगता है कि वो ऊपर है लेकिन वो वास्तविक रूप में ऊपर नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज देखते होंगे कि मछली जो पानी के अंदर छोटा दिखाई देता है लेकिन जैसे ही बाहर निकालते हैं तो उसका साइज उससे कुछ थोड़ा बड़ा होता है। ये सारे के सारे अपवर्तन के कारण होते हैं। तो इन सबसे रिलेटेड जो थ्योरी है, मतलब आप जो दिखाई दे रहा है और जो वास्तविक रूप में है दोनों अलग अलग है। जो वास्तविक गहराई है और जो गहराई आपको दिखाई दे रहा है दोनों में अंतर है। तो जो गहराई आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग एपेरेंट डेप्थ, आभासी गहराई बोलेंगे, और जो वास्तविक रूप से जितना गहरा है उसको हम एक्चुअल डेप्थ बोलेंगे, वास्तविक गहराई। तो इन दोनों में जो अंतर है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। एपेरेंट डेप्थ ना, एपेरेंट डेप्थ और
एपरेंट हाइट दोनों हम लोग देखते हैं, लेकिन फिलहाल पहले फिगर से समझने का कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए इसको अलग कलर से कर देते हैं। ये आपका वाटर है, ये जो हाइट है, ये जो गहराई है, ये एक्चुअल गहराई है, एक्चुअल डेप्थ, ACT एक्चुअल डेप्थ है। यहां पर कोई वस्तु जो है एकदम तली पर रखा हुआ है, ये एकदम तली पर रखा हुआ है। अब ये लाइट जो है, इस वस्तु का लाइट हमारे आंखों तक कैसे पहुंचेगा? इससे हमारे आंखों तक पहुंचेगा। तो देखिए यहां से एक रे लेते हैं हम लोग, यहां से रे लिए, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, एंगल आई। अभी ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, और एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। वो क्या है? रेयरर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करता है तो नॉर्मल से अवे मूव करता है, मतलब ये ऐसे मूव करेगा। यहां पे आंख है, यहां पे क्या है? इस आंख को ये वाला इमेज, मतलब ये रे कहां से आता हुआ महसूस होगा? ये रे आता हुआ महसूस होगा आपको। देखिए इसको डॉट डॉट करके पीछे ले आएंगे, यहां पर, मतलब ये वस्तु इसको यहां पर दिखाई देगा। मतलब ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ये जो है ऑब्जेक्ट इस ह्यूमन आई के लिए यहां से यहां शिफ्ट कर गया, यहां से यहां पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर गया। तो ये जो है ये डेप्थ आपको प्रतीत हो रहा है, जबकि वास्तविक रूप से यह है नहीं। ये जो है ये आपको महसूस हो रहा है, मतलब डी एपेरेंट, ये क्या है? एपेरेंट डेप्थ है, और ये था एक्चुअल डेप्थ। और यहां से जो यहां तक जो चेंज हुआ, शिफ्ट किया, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। मतलब लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण इस बॉडी का जो इमेज दिखाई देना चाहिए ह्यूमन आई को, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे के यहाँ पे, मतलब ये शिफ्ट कर गया, और इस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो ये हो गया एपेरेंट डेप्थ, ये हो गया एक्चुअल डेप्थ। यही केस हाइट के लिए भी होता है। यही केस किस चीज के लिए होता है? हाइट के लिए होता है। देखिए यहां पे इस तली पर, यहाँ पे ये तलहटी है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है, ऐसे एक आदमी जो है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे,
यहाँ पर कोई आदमी है, कोई ह्यूमन ले लेते हैं, इसको ये कितना बड़ा दिखाई देगा, ये इसका एक्चुअल हाइट है, ये है एक्चुअल हाइट ACT, ये एक्चुअल हाइट है। यहां पर कोई आदमी है इस तली के नीचे, इसको ये हाइट कितना दिखाई देगा, तो उसके लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो रे जो है ऐसे आया, ये हो गया इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये तो रेयर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रेवल करता है तो नॉर्मल की तरफ मूव करता है। तो नॉर्मल की तरफ मूव करेगा मतलब ये ऐसे हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई है, तो इसको ये कहां पर दिखाई देगा, कितना बड़ा दिखाई देगा। तो इस रे को हम लोग डॉट करके आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये इसको पेड़ इतना बड़ा दिखाई देगा। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा एपेरेंट हाइट, ये आपका एपेरेंट हाइट हो जाएगा, आभासी ऊंचाई। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ देखते हैं तो वस्तु की ऊंचाई या लंबाई जो है बढ़ जाता है, और जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ देखते हैं तो इसका जो गहराई है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। अब देखते हैं हम लोग कैसे। तो सबसे पहले हम लोग डेप्थ के लिए कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट इस फिगर पे कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं ये है A B C, ये हो गया O। अब देख लीजिए यहां पे ये दो पैरेलल रे है, इसको ये काट रहा है। अगर ये आई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। मतलब ये आई है तो ये भी क्या हो गया, आई। ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पे आई है। और उसके बाद देखिए ये आर है, ये क्या है, आर है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे, पहले इस चीज को देखते हैं। तो ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC में देखिए इस यहां पे 90 डिग्री है, इस एंगल के सामने वाला ये P होगा और ये क्या हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो tan I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई B। तो P कितना है, AO बाई B कितना हो जाएगा, AC। अगर हम स्मॉल एंगल की बात करते हैं, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस tan I बराबर I बराबर साइन I, क्योंकि साइन I भी I होता है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं साइन I बराबर AO बटा AC। ठीक है, तो इसको इक्वेशन साइन I बराबर इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब यहां पर देखते हैं इस चीज को लेते हैं, यहां पर R है
यहाँ पर आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो जब ये आर है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ बी, ए ओ बी। यहां पर भी लिखेंगे tan r बराबर क्या हो जाएगा, p बाई बी। तो इस एंगल के सामने वाला p और ये क्या हो जाएगा, b। तो AO बाई AB। फिर यहां पर भी क्योंकि I स्मॉल है तो R भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए देखते हैं तो tan R बराबर sin R, ये हो जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा है नीचे, इतना हो गया। तो साइन R बराबर कितना लिख देंगे आप, AO बट्टा AB। ये समीकरण 2 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, साइन I बराबर AO बाई AC, और इक्वेशन 2 हो गया साइन R बराबर AO बाई AB। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो LHS को LHS से और RHS को RHS से। तो साइन I बाई साइन R बराबर, इधर करते हैं AO बट्टा AC गुने, डिवीजन को गुना में कर देते हैं तो इसको पलट देंगे, AB बट्टा AO, AO से AO कट गया। साइन I बाई साइन R इक्वल टू क्या होता है, μ2 बाई μ1, या इसको μ21 लिख सकते हैं। μ21 बराबर AB बटा AC, AB बटा AC। अब देखिए AB कौन सा है जी, यहां से यहां तक, AB यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ। तो μ21 बराबर AB को लिखेंगे D अपेरेंट बटा AC क्या है, A यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोले, एक्चुअल, D एक्चुअल। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो अपेरेंट डेप्थ अगर निकालेंगे, D अपेरेंट, तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अपेरेंट इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इंटू D एक्चुअल। यहां पर देखिए इसमें मीडियम 1 कौन सा है, मीडियम 1 ये है μ1 और ये है μ2। तो हम लोगों को तो एयर का पता होता ही है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D अपेरेंट इज इक्वल टू D एक्चुअल बटा μ12। इसको लिख सकते हैं μ12 1 बाई μ12। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। इसको आप लोग नोट कीजिए, तब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला। अब हम लोग अपेरेंट हाइट के बारे में देखते हैं।
एपेरेंट हाइट। देखिए इसी डायग्राम को देख लेते हैं हम लोग। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया I और ये हो गया R। यहां पे ह्यूमन आई है, चाहे कोई भी ऑब्जर्वर है। तो देखिए ये अगर आई है तो ये भी क्या हो जाएगा आई। फिर यहां पे देखते हैं कि जो एपेरेंट हाइट है वो ऑब्जर्वर को ये दिखाई देगा। तो अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर, और जब ये आर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आर। मतलब ये आई तो ये भी आई, और ये आर है तो ये वाला आर होगा, और ये आर होगा तो फिर ये भी आर। फिर हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, और यहीं से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको मान लेते हैं ओ ए बी, यहां पर हम लोग ये हॉरिजॉन्टल मानेंगे 90 डिग्री, ठीक है, सी। तो AC जो है, AC क्या है एपेरेंट हाइट है, H एपेरेंट, और AB क्या है एक्चुअल हाइट, H, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल OAB, OAB, ट्रायंगल OAB में अगर हम लोग जाते हैं तो ये एंगल के सामने वाला ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये वाला जो है परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस, लंब, आधार और विकर्ण। तो हम लोग सबसे पहले tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो tan, tan का वैल्यू हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ताकि ये वाला साइड जो है OA जो है ये कॉमन हो जाए, जिसको कटाने में हम लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इस कारण से हम लोग tan थीटा का लेंगे, और फिर स्मॉल एंगल करके। देखिए मैक्स जितना परसेप्शन होता है फिजिक्स में, मैक्सिमम जो है स्मॉल एंगल पे निकलता है, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन आई पे जो एंगल बनेगा वो काफी स्मॉल एंगल ही बनेगा, है ना। तो tan I इज इक्वल टू क्या रहेगा P/B। तो P इसका कितना है OA है, OA बाई B कितना हो जाएगा AB, ठीक है। उसी तरीके से इन ट्रायंगल OCA में, OCA में तो tan R इज इक्वल टू, ये R है तो इसके सामने वाला OAP होगा, और ये क्या हो जाएगा ACB हो जाएगा। तो tan R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OA बटा AC, ठीक है। अब देखते हैं स्मॉल एंगल के लिए 4 स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड refraction. For small angle of incidence and refraction, tan I बराबर sin I and tan R बराबर sin R। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और tan थीटा थीटा के बराबर होता है, cos थीटा 1 के बराबर होता है। तो tan थीटा इसका क्या हो जाएगा थीटा बट माने साइन थीटा बाई cos थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू 1 सॉरी I होता है,
थीटा, यहाँ पे साइन आई है, अगर साइन थीटा लेंगे तो थीटा की जगह पे साइन थीटा की जगह पे थीटा लिखेंगे और कॉस थीटा की जगह पे 1 लिखेंगे, तो फाइनली इसी के बराबर ना हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन आई बराबर ओ ए बट्टा ए बी, ये इक्वेशन 1, एंड साइन आर इक्वल टू ओ ए बट्टा ए सी, ये इक्वेशन 2 हो गया। देखिए यहाँ पे लाइट जो है कहां से इंसिडेंट कर रहा है, ये वाला, तो ये वाला मीडियम हो जाएगा आपका μ1 और ये वाला मीडियम हो जाएगा आपका μ2, ये μ1 और ये μ2, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो साइन आई बट्टा साइन आर बराबर ओ ए बट्टा ए बी गुना, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कर दिए तो इसको तुरंत क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा ओ ए से ओ ए कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया आपके पास, साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है, μ2 इक्वल टू μ2 बाई μ1 बराबर, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड मीडियम का इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट मीडियम तो एयर हम लोग ले रहे हैं, तो एयर का क्या हो जाएगा 1, या फिर अगर अलग अलग मीडियम भी देगा इसलिए हम लोग μ2 दिए हुए हैं, वहां पे μ2 और μ1 का वैल्यू डाल के आप μ2 का मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिएगा, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। तो यहां से हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के तब उसका यूज करेंगे। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2 हम लोग डाल दिए। एसी का वैल्यू देखते हैं, एसी का वैल्यू क्या है, एपेरेंट हाइट है, तो एच एपेरेंट बटा ए बी क्या है, एक्चुअल हाइट है, एच, तो एपेरेंट हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एपेरेंट हाइट निकालने के लिए इज इक्वल टू μ2 इंटू एच एक्चुअल, इसको हैक तो नहीं पड़ेगा, ये एक्चुअल हाइट है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए हम लोगों ने एपेरेंट डेप्थ निकाला, एपेरेंट हाइट निकाला। ये जो एपेरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है, अगर मीडियम से जैसे हम इस तरीके से कर दें कि एयर से सारा का सारा हम लोग कर रहे हैं और जो सेकेंड मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू मान देते हैं, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। तो एपेरेंट डेप्थ डी, एपेरेंट का फॉर्मूला हम क्या देखे थे, डी एक्चुअल बाई μ12, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्चुअल बाई म्यू, डी एक्चुअल बाई म्यू अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोगों को एपेरेंट डेप्थ निकल जाएगा, अगर किससे, एयर और टू अ मीडियम, इस चीज के लिए एपेरेंट डेप्थ। और उसी तरह एपेरेंट हाइट, एपेरेंट हाइट इक्वल टू क्या था, μ21 इंटू एच एक्चुअल, तो इसको लिख सकते हैं
म्यू इंटू एच, ये हो जाएगा। देखिए ये एपिरेंट डेप्थ वाला जो फॉर्मूला है वो एक और टर्म में यूज होता है जब आपको स्लैब दिया हुआ है, एक ग्लास का स्लैब दिया हुआ है ना, स्लैब के टर्म में भी इसका यूज होता है। इसका थिकनेस टी दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया एक्चुअल डेप्थ। अगर इसको ऐसे रख देंगे तो ये एक्चुअल डेप्थ हो गया ना। तो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इधर क्या है एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो यहां पर भी देखिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये यहां से आता हुआ महसूस हो जाएगा। तो यहां पर भी देखिएगा ये क्या हो जाएगा एपेरेंट और ये क्या हो जाएगा एक्चुअल। तो यहां पर भी टी एपेरेंट इक्वल टू सेम वही कंसेप्ट है, वही वाला, बस वहां पे वाटर की जगह पे यहाँ पे क्या ले लिए हम लोग ग्लास, वो हॉरिजॉन्टल था, इसको हम लोग वर्टिकल ले लिए, है ना। तो टी एपेरेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा टी बाई म्यू, ये इस तरह का हो जाएगा। अब जो देखिए यहां से यहां शिफ्ट हो जा रहा है, जो है डेप्थ या थिकनेस, ये यहां से यहां पे शिफ्ट हो जा रहा है एक्चुअली इतना मोटा, लेकिन आदमी को जो ऑब्जर्वर है उसको कितना मोटा दिखाई दे रहा है, ये इतना ही मोटा दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण ये जो है शिफ्ट करके यहां पे पहुंच जा रहा है। तो इस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। तो देखते हैं नॉर्मल शिफ्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, है ना। नॉर्मल शिफ्ट को कैसे करते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। देखिए हमारे पास क्या था, ये कंटेनर था, इसमें यहां तक लिक्विड जो था वो फील्ड था, ठीक है, जो इसका एक्चुअल डी एक्चुअल था। और ये जो है हम लोगों को डी एपेरेंट मिला, डी। तो यहां पे देख लेते हैं हम लोग ए बी और सी। तो जो इसका जो पेंदी है वो सी से शिफ्ट करके बी तक पहुंच जा रहा है। तो शिफ्ट कितना कर रहा है, यहीं से यहीं तक ना शिफ्ट कर रहा है जी। तो इस शिफ्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे में से इस वाले को घटा देंगे तो हमको शिफ्ट मिल जाएगा। इस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ यहां पे देखिए, एक्चुअल डेप्थ क्या है इसका d है, और एपेरेंट डेप्थ कितना है माइनस डी एपेरेंट। तो डी एपेरेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डी इक्वल टू
डी बाई म्यू एक्चुअल बाई म्यू। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू डी माइनस डी बाई म्यू। जब डी को कॉमन कर लेते हैं तो नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी कॉमन कर लिए तो बच गया 1, यहाँ पे डी निकल गया तो बच गया 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये हो गया आपको नॉर्मल शिफ्ट। अलग अलग मीडियम के लिए नॉर्मल शिफ्ट कितना हो सकता है, अगर वो एयर से वाटर में आए, है ना, एयर टू, पहला देखते हैं वाटर। तो वाटर के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है 4/3। वाटर के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू WA इज इक्वल टू 4/3। तो वैल्यू हम लोग डालते हैं नॉर्मल शिफ्ट का NS इज इक्वल टू D इंटू 1 माइनस 1/4 और यहाँ पे कर देंगे 3। तो 4 एकम 4 माइनस 1 3 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो D/4 ये हो जाएगा। वाटर के लिए नॉर्मल शिफ्ट कितना हो जाएगा D/4। मतलब अगर वाटर जो है वो मतलब सरफेस से पेंदी का ऊंचाई गहराई जो है 4 सेंटीमीटर का है तो कितना शिफ्ट करेगा, तो 1/4 शिफ्ट करेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा। अब गहराई हमको कितना दिखाई देगा 3 सेंटीमीटर का। अब गहराई कितना दिखाई देगा 3 सेंटीमीटर का। इसी तरह अगर ग्लास का करते हैं, दूसरा ग्लास के लिए करते हैं तो म्यू GA इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू GA। तो यहाँ पे देख लीजिए म्यू जो भी लिख रहे हैं हम लोग, ये μ21 1 2 जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था उसी के आधार पे है। यहाँ पे ये वाला जो मीडियम है सेकेंड मीडियम हम लोग एयर ले रहे हैं, इस कारण से इस चीज का यूज कर रहे हैं। तो ग्लास का कितना हो जाएगा एयर के रेस्पेक्ट में 3/2। ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में हो जाता है 3/2। तो अब देखते हैं नॉर्मल शिफ्ट NS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा D इंटू 1 माइनस 1 बाई। तो 1 कितना हो जाएगा 1 बाई और नीचे क्या हो जाएगा मिल जाएगा 3 और ये बट्टा 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 एकम 3 में से 2 गया 1/3 हो जाएगा। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना हो जाएगा NS इक्वल टू D/3। नॉर्मल शिफ्ट कितना हो जाएगा D/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मतलब अगर यहाँ पर ग्लास रहेगा तो ग्लास में अगर हम लोग देखते हैं, है ना, ग्लास में देखते हैं अगर 9 सेंटीमीटर मोटा ग्लास के नीचे कोई हम लोग कॉइन रख देते हैं तो वो कॉइन जो है वो 9 सेंटीमीटर से कितना ऊपर उठ जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर का 1/3 कितना हो जाएगा 3 3 3 मतलब 3 सेंटीमीटर ऊपर खिसक जाएगा। 6 सेंटीमीटर ऊंचा दिखाई देगा, सॉरी गहरा दिखाई देगा हम लोग को। गहराई 9 सेंटीमीटर से कितना दिखाई देगा 6 सेंटीमीटर, मतलब शिफ्ट कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब लाइट को हम लोग मल्टीपल मीडिया से गुजारते हैं और देखते हैं तब एपेरेंट डेप्थ पे क्या फर्क पड़ता है ना, शिफ्ट पे क्या फर्क पड़ता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी आपका एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इन सब चीजों को देखते हैं। तो देखिए आपके सामने ये देखिए अलग अलग थिकनेस के सबका थिकनेस अलग अलग है। इसका मान लेते हैं T1 है, T2 है, T3 है,
T4 है, T5 है, अलग अलग थिकनेस है, चाहे Tn है। उसी तरह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, अलग अलग मोटाई हो गया। अब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 है, μn है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे कोई ह्यूमन आई देख रहा है, तो इसको यह एक्चुअल जो डेप्थ है, इसका एक्चुअल जो मोटाई है वो कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 करके Tn तक। लेकिन यह जो है इसको कितना मोटा दिखाई देगा, तो वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा T एक्चुअल यहां से यहां तक। लेकिन मान लेते हैं ये गोला इसको यहां पे दिखाई दिया, ये गोला इसको कहां दिखाई दिया, यहां पर, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T एपेरेंट। तो T एपेरेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो एपेरेंट, फिर इसका एपेरेंट, फिर इसका एपेरेंट, फिर इसका एपेरेंट, फिर इसका एपेरेंट। जैसे T एक्चुअल इक्वल टू क्या हो गया, T एक्चुअल इक्वल टू क्या हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। तो सबका इंडिविजुअल हम लोग एपेरेंट डेप्थ निकाल लेंगे, एपेरेंट थिकनेस। जैसे T1 एपेरेंट निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, T1 बाई μ1। उसी तरीके से T2 एपेरेंट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, T2 बाई μ2। उसी तरीके से T3 एपेरेंट निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, T3 बाई μ3। इसी तरीके से Tn एपेरेंट निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, Tn बाई μn। अब जो है हम लोग को एपेरेंट डेप्थ निकालना होगा, इसका एपेरेंट थिकनेस, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, T एपेरेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 एपेरेंट प्लस T2 एपेरेंट प्लस डॉट 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 Tn एपेरेंट हो जाएगा। तो T एपेरेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 प्लस डॉट 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 Tn बाई μn। अगर मान लेते हैं T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर डॉट 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 Tn है बराबर T मान लेते हैं, तो सबका क्या हो जाएगा, T कॉमन कर लेंगे, T एपेरेंट इक्वल टू T बाई μ1 प्लस T बाई μ2 प्लस T बाई μ3 प्लस डॉट 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 T बाई μn। सब में अगर T कॉमन कर लेते हैं तो T एपेरेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू 1 बाई μ1 प्लस 1 बाई μ2 प्लस 1 बाई μ3 प्लस डॉट 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 1 बाई μn। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें शिफ्ट भी निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको शिफ्ट निकल जाएगा। अब जो है ये जो हम लोगों को थिकनेस दिखाई दे रहा है, एपेरेंट थिकनेस इतना, तो इस माध्यम से हम लोग निकालते हैं कि जो इस सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो एक एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, है ना, वो निकालते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको निकालते हैं हम लोगों को एपेरेंट जो है थिकनेस वो मिल गया। एक्चुअल थिकनेस कितना था जी,
टी एक्चुअल इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn तक था। अब देखिए इन एपेरेंट थिकनेस और एक्चुअल थिकनेस के माध्यम से हम एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे उस चीज के ये इसी फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं, तो टी एपेरेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एपेरेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एक्चुअल बटा जो इन सब का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, सॉरी एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लिखेंगे यहाँ पे, मतलब कि म्यू एवरेज। तो इस म्यू एवरेज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी एक्चुअल बटा टी एपेरेंट हो गया। तो म्यू एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल का वैल्यू कितना है देखिए, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn बटा एपेरेंट थिकनेस का वैल्यू कितना है, T1 बाई म्यू1, T2 बाई म्यू2, T3 बाई म्यू3, है ना। तो T1 बाई म्यू1 प्लस T2 बाई म्यू2 प्लस T3 बाई म्यू3 प्लस डॉट 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 Tn बाई म्यू n, है ना। और ये जो है आपको एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर थिकनेस जो है सबका सेम रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, NT, और यहाँ पे T कट जाएगा, है ना। तो T कट जाएगा तो बचेगा N बाई इतना, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी आपके बुक में प्रॉब्लम है उन सबको आप बना लीजिएगा, ठीक है। जो भी समस्या होगा उसको आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है।